नमस्कार। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक दफ़े जब लॉकडाउन उठेगा 3 मई को, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उठेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी लड़ना है और जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसके फ्रंट पे भी लड़ना है। तो लॉकडाउन जो है वो अपने आप में इलाज नहीं है। आज 3 बातें हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बातें आज हुई हैं, एक पहले हो चुकी है। एक तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना वायरस के बारे में वो बोले। उसके बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो सरकारी प्रवक्ता थे वो बोले। इससे पहले एक डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, महामारी के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। इन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कुछ बोले थे। अब मैं 3 बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तीनों बातें आपस में जुड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने ये कहा कि सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लॉकडाउन होता है वो एक पॉज बटन की तरह होता है। मतलब आपने जैसे हम पॉज कर देते हैं कुछ, चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम हो या कुछ, उसको पॉज कर दिया हमने, ठीक है। ये कोरोना वायरस से निपटने का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन जो होता है वो सिर्फ कोरोना वायरस को रोक देता है। मतलब हमने पॉज कर दिया कि लोगों को घरों से बाहर ही नहीं निकलने दिया, तो उनको कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि एक दफ़े लॉकडाउन उठा तो कोरोना वायरस वापस आ जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। जो मोटी मोटी बातें उन्होंने कही वो ये थी कि डोंट ब्लेम पीपल। एक तो किसी लोगों को इसका दोष मत दो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, माइग्रेंट लेबर, जो बेहतर जीवन, बेहतर ज़िंदगी और रोज़ी रोटी की तलाश में अपने अपने गांव छोड़कर शहरों में आए हैं, उनको दोष मत दीजिए कि ये लोग बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दूसरे किसी कम्युनिटी को भी उनका मतलब रहा होगा। हम ये मान कर चलते हैं कि किसी धर्म विशेष को या किसी संप्रदाय विशेष को या किसी भी समुदाय विशेष को, मैं सीधा साधा मतलब मुसलमानों से है, उनको दोष मत दीजिए, ठीक है। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि डिसेंट्रलाइज पावर अप टू लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये राज्य लड़ रहे हैं, स्टेट्स लड़ रहे हैं। केंद्र के पास पैसा है, संसाधन है जो राज्यों को दे सकती है और पावर्स दे सकती है। पीपीई किट्स खरीदने तक की पावर नहीं थी, ठीक है। इनका ये कहना है राहुल गांधी का कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िले के स्तर तक आप ऑटोनॉमी दीजिए, खुद मुख्तारी दीजिए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, हाँ, एसडीएम्स हैं, पंचायत के जो प्रधान हैं, उन तक के पास अपनी अपनी पावर होनी चाहिए लोकल स्तर पर निपटने के लिए। उसे दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, डोंट डिक्लेयर प्रीमेच्योर विक्ट्री। जल्दबाजी में घंटा थाली मत खड़काइए, दिए मत जलाइए, मोमबत्ती मत जलाइए, सड़कों पर आकर डांस मत कीजिए जब 3 तारीख को लॉकडाउन उठेगा, अगर उठेगा तो, कि हम जीत गए, हमने कोरोना वायरस पर विजय पा ली। तो डोंट डिक्लेयर प्रीमेच्योर विक्ट्री, टेस्ट मोर एंड रैम्प अप मेडिकल प्रिपेयर्डनेस टू फेस द बैकलैश वंस द लॉकडाउन इज ओवर। दरअसल ये जो लॉकडाउन का समय है ये तैयारी करने का समय है कि जब लॉकडाउन उठेगा उसके बाद कोरोना वायरस, जब लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा एक्सपोज होंगे, है कि नहीं। तो ये जो समय है, ये जो वक्त है, 20 दिन पहले, 19 दिन अब, इसमें बजाय इसके कि 1 मई, 2 मई, 3 मई या ज्योतिष ढूंढने के, या राहु फलां दिशा में जा रहा है, फलां ग्रह में जा रहा है, या केतु यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये सब ढूंढने के, ये वक्त है तैयारी करने का, लॉकडाउन के बाद की स्थिति का। तैयारी में क्या क्या है? तैयारी में ये है कि एक तो टेस्टिंग की तैयारी करें, ठीक है। उसके अलावा जो भी है तैयारी होती है कि आप मेडिकल जो फैसिलिटीज़, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आप उनको बढ़ाइए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, वेंटिलेटर्स मंगाइए, ठीक है। ये सारा तैयारी करने का वक्त है। क्या हमारी सरकार इस वक्त तैयारी कर रही है कि जब लॉकडाउन उठेगा तो पूरी तरह से तैयार होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे, उनको कोरोना वायरस तब पता चलेगा, ठीक है। हमारी टेस्टिंग की जो एवरेज है, जो परसेंटेज निकल कर आ रही है, वो दुनिया में सबसे कम है। 1000 लोगों के पीछे हम 0.0 कुछ कर रहे हैं, 8 है मेरा ख्याल, तो मैं श्योर नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1000 लोगों के पीछे,
ठीक है। दुनिया में टेस्टिंग की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम 135 करोड़ है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चीन को छोड़ दीजिए, जो 135 करोड़ हो। सबकी टेस्टिंग मुमकिन नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी होती है। लेकिन लॉकडाउन जो है वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, वो कोरोना वायरस को सिर्फ पॉज पे डालने वाली बात है। दूसरी बात जो डॉक्टर जयप्रकाश मुलील ने कही, उनका ये कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी के अलावा लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस से निपटने का कोई इलाज नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जैसे इकबाल ने कहा था एक शेर में, उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से, कि आप लोगों को बाहर निकलने दीजिए। जो जवान लोग हैं, 60 से कम की उम्र के लोग हैं, उनमें इम्यूनिटी, प्रतिरोध की क्षमता ज़्यादा होती है, अंदर जो उनकी मजबूती होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो झेल जाएंगे उसको। लोग मरेंगे, 2-3 लाख लोग मर सकते हैं, उनका ये कहना है, कुछ लाख लोग उन्होंने कहा है, और यही बलिदान होगा, लेकिन इससे कोरोना वायरस रुक जाएगा। अब जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है, या तो वो टीकाकरण जैसे बोलते हैं हिंदी वाले, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन लगाने से हो। जैसे स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स को दुनिया से मिटा दिया गया टीके की वजह से। वो हर्ड इम्यूनिटी उस तरह से क्रिएट की गई। हर्ड माने झुंड, बड़े बड़े समूह, तो उनमें इम्यूनिटी पैदा की गई वैक्सीन से। कोरोना वायरस का अभी तक वैक्सीन नहीं बना है। अगर बनेगा भी तो उसमें 1-2 साल लग सकते हैं, और 1 या 2 साल लॉकडाउन में ही बने रहना कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, हम 2 फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी और बीमारी के फ्रंट पर भी। तीसरा, मेरे जहन में ये बात आई है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी ही कोरोना वायरस का इलाज है फ़िलहाल, और साथ में एहतियात वो भी इलाज है, साथ में ये भी है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो घरों में रहें, छोटे बच्चे घरों में रहें, 2 स्तर पर ये बात होगी ना, एक हर्ड इम्यूनिटी और एक पार्शियल लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन बुज़ुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। तीसरा जहन में मेरे बात है, ये एक्सपर्ट इसका जवाब दे सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर है, जो लाखों की तादाद में है इस वक्त, और तरह तरह के अलग अलग शहरों में पड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, बाकी राज्यों की राजधानियाँ हो, अहमदाबाद हो, सूरत जैसे बड़े शहर हो, जो सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, वो किसी लॉकडाउन में नहीं है, वो कहीं पर प्रोटेक्टेड नहीं है, वो खाने के लिए निकल कर आ रहे हैं। क्या उनको एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है हर्ड इम्यूनिटी के लिए, कि उनमें से कितनों को कोरोना वायरस हुआ? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे जहन में ये बात आई कि हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट केस, एक ये प्रवासी भारतीय भी हो प्रवासी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, ये भी हो सकते हैं। ना इनको घर जाने दिया जा रहा है, ना इनके पास काम है, दिल्ली में जमुना के किनारे लेटे हुए हैं, पुलों के नीचे, मकान मालिक इनको घरों से निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये हैं, एक एक कमरे में 20-20 लोग हैं। इनकी परवाह कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए, ठीक है, इनको दोष मत दीजिए। लेकिन एक स्टडी साथ ये भी हो सकती है क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि हर्ड इम्यूनिटी जिसका जिक्र किया जा रहा है, कि जिनके पास कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है, जिनके लिए लॉकडाउन भी बेकार है, क्योंकि या तो वो बाहर सड़कों पर पड़े हुए हैं, या एक एक कमरे में 10-10, 15-15 हैं, क्या ये केस स्टडी हो सकती है बड़े शहरों में, इतने बड़े स्तर पर? एक ये हमारे सामने केस स्टडी का मटेरियल हो सकता है क्या? सोचने की बात है। बाकी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें जो ICMR के चीफ़ हैं, उन्होंने कुछ बातें साइंस की समझाई थी। बड़ी अच्छी बात है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं, वो टेक्निकल मामलों में नहीं गए, और जो बाकी भी बैठे हुए थे, दिख रहा था कि मतलब वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जो नीतिगत जो भी बातें हैं जो मिनिस्ट्री ने करनी है, उसके लिए वो ठीक हैं, लेकिन टेक्निकल बातें जो हैं, जो इम्यूनोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इनके मुंह से सुनने में ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ती है। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि ये जो लॉकडाउन है, इसको कोरोना का इलाज मत माना जाए, इसको सिर्फ पॉज बटन माना जाए। जिस दिन ये पॉज बटन खुलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, एक तो हमें शक है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जब प्रधानमंत्री की बात का अपमान किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधान सेवक ने कहा था कि सिर्फ वो घंटियाँ बजानी है, घड़ियाल बजाने हैं, और
साथ में थाली वगैरह बजानी है। उसके बाद वो सड़कों पर उतर आए थे, गरबा कर रहे थे अहमदाबाद में, डांस कर रहे थे। फिर प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ मोमबत्तियाँ जलानी है, उन्होंने पटाखे वटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे। तो प्रीमेच्योर विक्ट्री मत मानिए। जब लॉकडाउन उठेगा भी, अगर उठा तो लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है। इसके बाद ये जब लोग बाहर निकलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़े वो प्रधान सेवक का अपमान नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी बात मानेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बुज़ुर्ग लोग घरों में रहेंगे, छोटे बच्चे जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे वो भी घरों में रहेंगे। बाकी जो नौजवान लोग हैं, अब हर्ड इम्यूनिटी भी काम आ सकती है, लॉकडाउन भी, पार्शियल लॉकडाउन भी काम आ सकता है। एहतियात इतना इंश्योर कर ले सरकार कि इस पीरियड को, इस जो दौरान 21 दिन का एक पीरियड और 19 दिन का दूसरा पीरियड है, तैयारी अपनी पूरी कर ले, अगर कर सकती है तो। हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी के, डेरेक ओब्रायन। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब ये बॉर्नविटा क्विज़ किया करते थे टेलीविज़न पर, और मैं भी टेलीविज़न पर ही होता था, तो तब से हमारी जान पहचान हुई। डेरेक ओब्रायन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उनके मुताबिक जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा, लॉकडाउन भी जब ख़त्म हो जाएगा, कोरोना वायरस ख़त्म होगा, तो हमारी ज़िंदगी किस किस तरह से बदल चुकी होगी, ऐसी क्या बातें होंगी जो हमारी ज़िंदगी को बदल चुकी होंगी। 10 बातें उन्होंने बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं उनकी एक एक बात सही निकले। उसके लिए ज़िम्मेदार नागरिक होना ज़रूरी है। पहली बात वो कहते हैं, पब्लिक हाइजीन विल गेट बेटर। माने जो साफ़ सफाई है बाहर पूरे हमारे शहरों की, वो बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हाइजीन जो होती है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यानी जगह जगह थूकते फिरते लोग हमें नहीं नज़र आएंगे, ये उनका कहना है। हम कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही हो, आपकी बात सही निकले। दूसरी बात कहते हैं, मैनी विल अडॉप्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जिस तरह से आज के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, जब एक दफ़े ये ख़त्म हो जाएगा ख़तरा, जब ये बीमारी चली जाएगी, उसके बाद बहुत से लोग घरों से ही काम करना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि जो आने जाने का जो मॉडल है इस वक्त, जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, चाहे वो बसों में हो, मेट्रो में हो, चाहे वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली से बॉम्बे जाना हो हवाई जहाज़ लेके, कम्यूटिंग का जो पैटर्न है, आवागमन का, आवाजाही का, आने जाने का, उसमें तब्दीली आएगी। लोग कम सफ़र करेंगे, घर से ज़्यादा काम करेंगे। कोई मीटिंग अटेंड करने के बजाय कि सुबह की फ़्लाइट ली, शाम को वापस आ गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी उनकी सच्ची साबित हो, इससे पोल्यूशन में बहुत कमी आएगी। तीसरे, सोशल मीडिया विल बी यूज जस्ट फॉर गॉसिप एंड सिली जोक्स। ऐसा नहीं होगा। इस वक्त मतलब गॉसिप भी चल रही है सोशल मीडिया में, गाली गलौज भी चलती है, ट्रोल्स भी आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मामले की गंभीरता, इस बीमारी की गंभीरता लोगों को समझ में आ रही है, जो पोस्ट्स हैं वो भी गंभीर होती जा रही हैं। तो उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ गॉसिप, गपबाजी या मतलब पीठ पीछे किसी के निंदा करना या गाली गलौज, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सीरियस बातों के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उनका कहना है, टेलीमेडिसिन इज़ हेयर टू स्टे। टेलीमेडिसिन यूज टू मीन डायग्नोजिंग पेशेंट्स इन फार फ्लंग रूरल एरियाज एंड कनेक्टिंग देम टू द सिटी डॉक्टर्स। पहले टेलीमेडिसिन का ये मतलब होता था कि चलिए दूर दराज इलाकों से आप टेलीमेडिसिन के ज़रिए आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब बजाय इसके कि आप अस्पतालों की तरफ भागें जब तक ज़रूरत ना हो, या डॉक्टर्स की तरफ भागें जब तक ज़रूरत ना हो, आप टेलीमेडिसिन भी काफ़ी कामयाब होगी, कॉमन होगी, इनका ये मानना है। उसके बाद ये कहते हैं कि पर्सनल हेल्थ एंड एनरिचमेंट विल बी द फोकस, कि अब जो फोकस होगा वो अपनी निजी सेहत पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा। ये नहीं कि मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 6 बंगले हैं, मेरे पास इतने करोड़ रुपया है, तुम्हारे पास क्या है। तो जवाब मिल सकता है कि मेरे पास सेहत है। इनके कहने का मतलब ये है कि पर्सनल हेल्थ एंड एनरिचमेंट माने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीने की गुणवत्ता होती है, जो
ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी जो चूहा रेस में लोग लगे रहते हैं, चूहा दौड़ में निगाहों से ओझल हो जाती हैं, अब वो दिखना शुरू होंगी। जैसे अब आजकल लोगों को चिड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ रही है, आसमान ज़्यादा नीला दिखाई दे रहा है, नदियों में मतलब पारदर्शिता जो पानी की है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये एनरिचमेंट है ज़िंदगी की, ये बढ़ेगी। इनका फिर 7वां पॉइंट है कि इनोवेशन इज़ कमिंग एंड इन एरियाज़ वी कांट इवन इमेजिन। ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में इनोवेशन, हम जुगाड़ नहीं कह रहे, वो इम्प्रोवाइजेशन होता है। इनोवेशन, नए नए तरीके आएंगे ज़िंदगी जीने के जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर पीपल विल डिस्ट्रस्ट क्राउड्स, लोगों का बड़ी बड़ी भीड़ में जाने से यकीन उठता जाएगा, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हों, चाहे वो ये दिखाना हो कि मेरे बेटे की शादी पर 10,000 लोग आए थे या 5,000 लोग आए थे। लोग अवॉइड करेंगे इन्हें। छोटी छोटी गैदरिंग्स होंगी, वो भी घरों में हो सकती हैं या कहीं और हो सकती हैं, लेकिन छोटे ग्रुप और बड़ी बड़ी भीड़ को लोग अवॉइड करेंगे। अपने आप में बड़ी अच्छी बात होगी। हम देख चुके हैं कि चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिरों की भीड़ हो, तबलीगी जमात की भीड़ हो, धार्मिक जुलूस हो, ये लोगों के लिए उत्सव होते हैं, माना। लेकिन कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो एक चेतना ये भी आ चुकी होगी कि जो बड़ी भीड़ वाले इवेंट्स होते हैं या उत्सव होते हैं, जो भी होता है, उसको अवॉइड किया जाए। उसके बाद ये कहते हैं क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वही घर की साफ़ सफाई, एक एक कोने की, जो हम नहीं करते। अक्सर लोगों के घरों में चूहे भी होते हैं, कॉकरोच भी होते हैं। यूँ तो हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत से चूहे हैं, कॉकरोच हैं, हमारे राजनीतिक जीवन में भी बहुत से चूहे, बहुत से कॉकरोच हैं। हम उनको झेलते रहते हैं। अब झेला नहीं जाएगा, घरों की साफ़ सफाई होगी, एक एक कोना साफ़ किया जाएगा, डिसइंफेक्टेड रखा जाएगा। इनकी उम्मीद है डेरेक ओब्रायन की कि ऐसा होगा, ये चेतना भी फैलेगी। और इनका ये भी कहना है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बाउंड टू इम्प्रूव। अभी तक तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मतलब उनमें मतलब परफ्यूम्स, ये और लग्जरी आइटम्स, इनमें मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही थी, लोग खरीदते थे। अब सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी भी जो हेल्थ का, स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये इनकी उम्मीद है कि सरकारें भी समझ में इनकी आ गया होगा, अगर आया होगा तो, वरना अगली सरकारों के समझ में आ जाएगा कि हमें अपना जो स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत करना है ताकि हर आदमी के लिए हो। और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है उसको तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, उसको दरकिनार नहीं करना है। ये डेरेक ओब्रायन की 10 विश लिस्ट है। इनका ये मानना है कि लाइफ आफ्टर पेंडेमिक कोरोना वायरस के बाद की ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आएंगी। अब ये 100%, 100% आती हैं, 20% आती हैं, 60% आती हैं, आएंगी ज़रूर। बेहतर यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें अपना लें। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।